हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमएनटी लैब। दोस्तों, पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्लासेस और ऑब्जेक्ट का काफ़ी डिटेल में अध्ययन किया था। आज के लेक्चर में हम लोग कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे और काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे और मैं कुछ बेसिक चीज़ें भी आपको इसमें सिखाऊंगा कि यदि कोई स्टूडेंट जो प्रोग्रामिंग में थोड़ा उनको वीक लगता है, यहाँ उस लेवल पर मैं समझाऊंगा कि अगर इनिशियल लेवल भी है प्रोग्रामिंग में तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप बाकी लेक्चर अगर नहीं भी देखे हैं तो आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए अपने स्टूडेंट से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि यदि चैनल पे आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपना इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ साथ नोटिफिकेशन बटन भी दबा लें जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, जब तक आप लोग अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि विदाउट वर्क यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो आप जानते ही हैं कि करना पड़ता है, विदाउट किए कुछ नहीं मिलता है। तो मैं आपको आज कंस्ट्रक्टर का बहुत डिटेल में अध्ययन कराऊंगा और कंस्ट्रक्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। पिछले वाले लेक्चर को मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था आपको और आप लोगों ने यदि पढ़ा होगा तो मैं समझता हूँ कि आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट कहीं देखने की ज़रूरत नहीं होगी। कभी मैंने रियल टाइम एग्जांपल लेकर भी आपको बताया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर का थोड़ा ओवरव्यू दे देंगे, उसके बाद भी आपको फिर आगे बताएंगे कि किस तरह से इम्प्लीमेंट करें, कैसे हम कंस्ट्रक्टर को करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कंस्ट्रक्टर जो होता है, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है। मेथड आप जानते होंगे, मैंने फंक्शन के 2 पार्ट अपलोड किए हैं वीडियो के, आप उसको देख सकते हैं और नोट्स आप ऊपर वाली वेबसाइट www.ms.net.co.in पर आप देख सकते हैं। मैंने अभी ऊपर लिखा था और उस वेबसाइट पर जाके आप पूरा नोट्स, आप वीडियो के साथ पूरा नोट्स भी ले सकते हैं, आप उसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको मेथड समझना होगा। तो मेथड का काम क्या होता है? किसी काम को करके दे देना, ठीक है। सेम चीज कंस्ट्रक्टर का भी काम होता है। काम क्या है? उसमें काम को करना है और ऑब्जेक्ट जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं क्लास के, उनको इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज मतलब उसमें कुछ वैल्यू डालना है। सेम काम कंस्ट्रक्टर का भी है यही। तो स्पेशल इसलिए कहा जाता है क्योंकि पाइथन्स में जो है कंस्ट्रक्टर को हम डिफरेंट वे में समझते हैं। मीन्स इसका मतलब ये है कि सी प्लस प्लस और जावा सी शार्प में हम लोगों ने, यदि जो स्टूडेंट इन लैंग्वेज को सीखे होंगे उनको पता होगा कि हम लोग कंस्ट्रक्टर जो वहाँ बनाते थे वो क्लास के सेम नेम से ही बनता था। लेकिन यहाँ जो पाइथन में हम लोग सीखेंगे उसको डबल अंडरस्कोर करके आप इस तरह से कंस्ट्रक्टर जब डिक्लेयर करेंगे आप लोग इस तरह से, एक सेकेंड मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर जो है आप लोग ऐसे डिक्लेयर करेंगे, जैसे कोई भी कंस्ट्रक्टर लिखना है तो डबल अंडरस्कोर, ठीक, और इनिट INIT, ठीक, इनिट लिख के और आपको डबल अंडरस्कोर यहाँ भी लगाना है। इसीलिए इसको स्पेशल कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे मेथड होते हैं जो जिसको हमारी मशीन समझती है, मशीन लेवल लैंग्वेज। तो पाइथन में लाइब्रेरी फंक्शन को एक्सेस करने के लिए कुछ ऐसे ही मेथड का यूज करते हैं हम लोग। तो इनिट आप जानते हैं, इनिट को ही हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं पाइथन में। बस इतना आप जान लीजिए कि इनिट को जो है एक मेथड है, क्योंकि आप मेथड को पहचानने के लिए मैं आपको बताया हूं कि आपको 2 कर्ली ब्रैकेट इस तरह से बंद मिलेंगे।
ठीक है, तो मेथड आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा और मैं अभी आगे डिटेल में आपको समझाऊंगा कि कंस्ट्रक्टर का यूज कैसे करते हैं हम लोग, और जिससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो कंस्ट्रक्टर देखिए, जैसे कि आप लोग यदि इसको हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू अगर समझते हैं, तो जैसे हम एक स्टूडेंट प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे क्लास हम लोग बना लेते हैं एक स्टूडेंट, ठीक, स्टूडेंट हम बना लेते हैं क्लास, और क्लास स्टूडेंट बना लिए, उसके बाद सेकेंड, हाँ स्टूडेंट क्लास हम लोग बना लिए। अब थोड़ा और करने के लिए मैंने इस तरह किया है कि थोड़ा लाइट दिख रहा था, तो एक बार इसको इरेज कर लेता हूँ और क्लियर करके आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोग क्या क्लास लिखेंगे, सॉरी क्या लिखेंगे, क्लास स्टूडेंट अब हम लोग इसको बंद कर देंगे और एक इंडेंटेशन का साइन, कॉलन जो बोलते हैं हम लोग, इसको लगा देंगे। अब देखिए, अब हमारा जब हम कर्सर यहाँ इंडेंटेशन का लगाएंगे तो कर्सर हमारा यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक। तो इसके अंदर लिखने का यही है कि इस क्लास का एरिया यही है, ठीक है। तो इस क्लास का एरिया का इस तरह हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर इसके, जैसे हम लोग स्टूडेंट ले लिया, अब इसमें हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करेंगे, जैसे इनिट, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर हम लोग कर दिया तो एक हम लोग इसमें आर्गुमेंट पास कर देते हैं, एक आर्गुमेंट सेल्फ नाम से पास करते हैं। सेल्फ मैंने बताया था कि सेल्फ क्यों ऐसा किया जाता है, तो पहला आर्गुमेंट जो भी होगा किसी भी मेथड का वो हमेशा सेल्फ ही होगा। सेल्फ मीन्स कोई भी आप पैरामीटर ले सकते हैं कि जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट डायरेक्टली पास हो जाता है। तो मैं बताता हूँ अभी। तो देखिए यहाँ इनिट हमने किया, अब आप चाहिए यहाँ भी आपको कोलन लगाना पड़ेगा, सॉरी यहाँ आपको क्या लिखना है, डी डिफाइन, ठीक। डिफाइन लिख के आपको आगे ऐसे लिखना होगा इनिट, ये थोड़ा इसमें स्पेस होगा डिफाइन के और इनिट के बीच में। तो इस तरह जैसे कि इसमें कोलन लगा दिया हम लोगों ने। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ हम एक चीज ऐसे प्रिंट करा लेते हैं नॉर्मल, क्योंकि कोई आर्गुमेंट हम लोगों ने पास नहीं किया है, तो उसका यूज कैसे करेंगे तो अभी बताते हैं हम लोग। प्रोग्रामिंग में मैं आपको ये सब चीज़ अभी दिखाऊंगा। तो आप डबल अंडरस्कोर के अंदर कुछ भी लिख दीजिए, कोई भी स्ट्रिंग आप लिख सकते हैं यहाँ, ठीक। मैं वेलकम लिख देता हूँ और इसको बंद करता हूँ। अब क्या करेंगे, देखिए एक क्लास हो गया हमारा, ऊपर क्लास स्टूडेंट, और नीचे हमने क्या कर दिया, डिफाइन इनिट, इनिट को सेल्फ ई पास कर दिया है और प्रिंट कर दिया हमने, इसको प्रिंट कर दिया। ये प्रिंट कब होगा, इसको स्पेशल इसलिए कहा जाता है, इसमें कुछ चीजें हमें ऑटोमेटिक कॉल होते हैं। जैसे जैसे हम किसी भी कंस्ट्रक्टर किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उस क्लास में जितने भी कंस्ट्रक्टर होंगे वो ओवरलोड, मतलब वो लोड हो जाएंगे, मेन मेमोरी में लोड हो जाएंगे, मतलब रन होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब अगर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है तो इनिशियलाइज ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो यहाँ हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मान लीजिए S1 बनाते हैं, S1 इक्वल टू स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक। अब हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ, ठीक, स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट बना दिया। इसमें थोड़ा एक स्टूडेंट हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, इसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये ऑटोमेटिक कॉल होके क्या होगा, आउटपुट इसमें क्या आ जाएगा। अब रन करेंगे तो आउटपुट, जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा, वो वेलकम लिख के आ जाएगा। अभी हम आपको ये करके दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन
अब इसको स्पेशल मेथड क्यों कहते हैं हम लोग? देखिए, हम लोग मेथड को एक्सेस करने के लिए क्या करते थे, ऑब्जेक्ट नेम, मतलब अगर कोई मेथड होता है इस क्लास का, मान लीजिए यहाँ एक मेथड मैं डिफाइन कर देता हूँ, डिफाइन डिस्प्ले, ठीक। डिस्प्ले एक मेथड, एक आया नॉर्मल मेथड, जिसे स्पेशल मेथड नहीं बोलेंगे, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये हमारे क्लास का एक ऐसे मेथड हमने बना दिया। तो देखिए यहाँ S1 है, अब S1 इस डिस्प्ले को एक्सेस करने के लिए हमें S1 डॉट लिख के इस मेथड को नाम लिखने पड़ेगा। डिस्प्ले लिखेंगे तो ये मेथड तब जाके कॉल होगा। तो हम लोग यहाँ क्या है, कंस्ट्रक्टर जो है, जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कोई इंस्टेंस बनाते हैं क्लास का, तभी हमारा कंस्ट्रक्टर लोड हो जाता है और आउटपुट आपको दे देगा। अगर वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, जो भी चीज़ें करनी है उसके अपने एरिया में जितनी भी करनी है, वो अपना जो भी कोड होगा वो रन होगा और उसकी करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिल जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग इसको रियल में हम लोग कैसे करते हैं। इसका हम लोग उसमें कैसे करेंगे, रियल में कैसे इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक पाइथन सेल्स अपना ओपन कर लेते हैं और constructor.py से मैंने पहले सेव कर रखा है। तो सेम प्रोग्राम में आपको रन करके दिखाऊंगा। देखिए अभी स्मॉल प्रोग्राम ही सीखिए जिससे कि कंसेप्ट केवल क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट। अब मैं सेम प्रोग्राम ही आपको रन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ डिफाइन मेथड को हमेशा डिफाइन लिखते हैं और इनिट, तो मैंने आपको बताया था उसमें इनिट। अब देखिए इनिट लिख दिया हमने और अब क्या करना है, अब इसका कॉलन लगा के इंटर मारेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्रिंट लिख देते हैं। प्रिंट लिखा कि जब इनिट मेथड कॉल हो, जब हमारा एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो हमें क्या शो होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं क्या, वेलकम टू MNT लैब, ठीक। जब भी हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये ऑटोमेटिक आपका आउटपुट शो होने लगेगा। चलिए इसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एक क्लास का। अभी हम इनिशियल लेवल ही आपको बता रहे हैं जिससे आपको धीरे धीरे समझना है। तो S1 स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना, ठीक, ऑब्जेक्ट बना। अब आपका ये मेथड ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, सेव कर लें उसके बाद रन कर देते हैं। ओह सॉरी, देखिए एक चीज इसको भी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस तरह से एरर आएगा अगर आपने ये गलती की। इसका मतलब इनिट टेक 0 पोजिशनल आर्गुमेंट बट इट वाज गिवन 1। तो जो हमारा प्री डिफाइंड आर्गुमेंट होता है वो सेल्फ होता है, मैंने आपको पहले बताया है। तो सेल्फ आप यहाँ डाल लीजिए, सेल्फ के स्थान पे कुछ भी आप डाल सकते हैं, मैं सेल्फ नहीं कहूँगा क्योंकि देखिए ये S1 जो ऑब्जेक्ट बना है इस क्लास का, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने का ये मतलब होता है इसका हमारा ब्लूप्रिंट, एक टाइप का एक पूरा एक्सेस मिल गया आपको इस क्लास के, जो भी डेटा हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं बेसिकली, और उस ऑब्जेक्ट के सहारे ही हम इसके डेटा को पूरा एक्सेस करते हैं और उस ऑब्जेक्ट के सहारे हम मेथड को कॉल करते हैं। और मेथड जब कॉल होता है तो मेथड अपने अंदर जितनी भी डेटा रखता है उसमें जो भी चीजें होती है उसको एग्जीक्यूट करता है, और अगर प्रिंट स्टेटमेंट उसमें है तो उसको प्रिंट करता है। तो सेम चीजें हमारी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है बेसिकली, दो चीज़ जो हम लोग रियल लाइफ में करते हैं। जैसे देखिए यहाँ कॉलिंग कैसे हुआ, हमने जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सिस्टम ये पाइथन लाइब्रेरी में ऑटोमेटिक कॉल किसको किया, इनिट फंक्शन को कॉल किया और कहा कि इनिट फंक्शन में जो भी डेटा लिखा हुआ है तो हमारे इनिट
इनिट एरिया में जो इनिट का स्पेशल मेथड है, इसके अंदर ये लिखा है प्रिंट वेलकम टू एमएनटी लैब। तो बिना कुछ किए हमें डिस्प्ले पे आउटपुट क्या निकल गया, वेलकम टू एमएनटी लैब। तो यहाँ हमने इसको कॉल किया है, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, मतलब एक कंस्ट्रक्टर को बुलाया, तो कंस्ट्रक्टर ने क्या कहा कि हमारे अंदर यही डेटा है, आप देख लीजिए, ले लीजिए। तो सेम चीज़ें रियल लाइफ की जो चीज़ें होती हैं, सेम चीज़ें यहाँ भी हम लोग फॉलो करते हैं। तो चलिए धीरे धीरे अब हम इसमें थोड़ा और चेंजेस करते हैं। सेल्फ में एक आर्गुमेंट पास कर देते हैं n पास करेंगे। अब यहाँ हम नेम लिखना सिखाएंगे आपको। जैसे सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू क्या है, n, मतलब जो n वैल्यू होगी वो यहाँ नेम में आके पड़ जाएगी, नेम वैल्यू में आके पड़ जाएगी। और जब हम एक्सेस करेंगे, इसको देखिए, सेल्फ क्या होगा, ए ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि s1 जो कॉपी होगा सेल्फ में, और फिर सेल्फ क्या होगा, सेल्फ में s1 आ जाएगी, तो s1 डॉट नेम n, मतलब नेम में अब कोई वैल्यू आपकी n आ गई। तो यहाँ हम इसको प्रिंट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, एक प्रिंट स्टेटमेंट कर दें, प्रिंट, और इस वैल्यू को आप प्रिंट कर दीजिए नेम। आप सेल्फ डॉट नेम लिखिए, तो डायरेक्ट सेल्फ डॉट नेम तो आपको प्रिंट मिल जाएगा। तो यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अब क्या करना पड़ेगा, देखिए अभी एक एरर आएगा। एरर क्या आएगा कि चूंकि हम लोगों ने यहाँ एक आर्गुमेंट एक्स्ट्रा पास कर दिया है। सेल्फ तो ऑटोमेटिक पहले से प्रीडिफाइंड होता है, जिसको तो पास ही करना हमें होता है, ये सिस्टम प्रीडिफाइंड होता है, लेकिन n हमने अपने आप में पास किया है, तो हमें n को कहीं पास करना पड़ेगा। मीन्स आपको क्लास के अंदर ये वैल्यू पास करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ आपको कोई वैल्यू पास करनी पड़ेगी जो कि कॉपी होके आपके n में जाएगी, और n वैल्यू फिर नेम में आएगा, फिर नेम जो होगा यहाँ सेल्फ डॉट नेम ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ हम अपना एक नेम कोई डाल देते हैं, जैसे रमेश, नेम हमने डाल दिया, तो हियर रमेश विल बी प्रिंटेड। तो रन कराते हैं हम लोग, सेव कर लिए। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए वेलकम टू एमएनटी लैब और रमेश प्रिंट हो गया। ठीक, तो कंस्ट्रक्टर आपको समझ में इस तरह से आ गया। देखिए एक हमने एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर ले लिया, पैरामीटर, एक पैरामीटर इसमें अभी हम आपको दिखाएं, आगे पढ़ाएंगे भी, जब जो नोट्स से देखेंगे, नोट्स से पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के नाम से आपको बताएंगे। तो पहले हमने लेंगे नॉन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमने पहले सेल्फ ऑटोमेटिक ऐसे डिफाइंड था कि वेलकम टू एमएनटी लैब तो आपको प्रिंट करके दिखाया था, तो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अब देखिए एक चीज और अब मैं आपको दिखा दूं कि यदि हम चाहें कि एक कोई कंस्ट्रक्टर के अलावा एक नॉर्मल मेथड हम लोग बना के देख लें सर, तो चलिए बना के देख लेते हैं। डिस्प्ले, और इसको कॉल करना कैसे सिखाएंगे हम आपको। देखिए इसको भी कॉल करना आपको बताएंगे। यहाँ प्रिंट में कुछ लिख दीजिए, बता दीजिए आई एम डिस्प्ले, आई एम डिस्प्ले, आई एम डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले मेथड अपने आप को बताएगा। तो क्या करेंगे सर, कॉल करना हमने आपको बताया है कि उसके उस क्लास के ऑब्जेक्ट नेम डॉट लिख के उस मेथड का नाम लिखना है, बस वो मेथड ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। उस मेथड का जो सिग्नेचर होता है, एक चीज और आपको ध्यान देना है, जैसे कि इसमें जितने आर्गुमेंट होंगे वहां जब हम लोग बुलाते हैं तो ये उतने ही आर्गुमेंट उसमें पास कर देते हैं, जिससे कि ये लगे कि डिस्प्ले वही डिस्प्ले हमारा है, क्योंकि एक नाम के कई लोग हो सकते हैं। हमारे यहाँ भी एक नाम के जैसे काफी लोग हो सकते हैं।
तो वहाँ कुछ अलग चीज़ें देखी जाती हैं कि किनका पिताजी का क्या नाम है या माताजी का क्या नाम है, उससे हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग अब तो हम लोग यहाँ कोई पैरामीटर नहीं पास करेंगे, तो सेल्फ तो ऑटोमेटिक रहेगा ही आपका, तो इसको कोई पैरामीटर नहीं मानते हम लोग। और यहाँ देखिए s1 डॉट, अब हमने कहा कि उस क्लास का जो मेथड है, ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया इस क्लास का, s1 डॉट लगा दिया। अब इस क्लास का मेथड एक है डिस्प्ले, हमने डिस्प्ले देखिए कॉल कर दिया, तो इसमें कोई वैल्यू नहीं पास करनी है, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है, और हम लोग इसको रन करा देते हैं। अब देखिए डिस्प्ले मेथड आपका कॉल हो जाएगा, और आपका देखिए बोल रहा है कि आई एम डिस्प्ले, ठीक है। अब यही यदि आप देखिए दूसरा, और एक चीज़ और बता दूं कि हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मेथड ओवरलोडिंग करना है वो कर सकते हैं। इसका अभी आगे हम इसको बताएंगे ओवरलोडिंग क्या होता है, इस चीज़ें हम उस कंसेप्ट बहुत डिटेल में सीखेंगे, एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे कोई भी लैंग्वेज आप सीखेंगे कभी भी तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा हमें क्या करना है। तो डिस्प्ले हमने देख लिया, एक डिस्प्ले का एक ऑब्जेक्ट हम ऐसे बना देते हैं। एक सेकेंड, एक बार हम आपको ये करके दिखा दें। ए डिस्प्ले एक जो मैं बता रहा, सेम नेम से जो कह रहा था मैं, डिस्प्ले, अब याद आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सेल्फ जैसे पास करते हैं हम लोग, और कोई वैल्यू ए मतलब एज पास कर देते हैं, और यहाँ हम लोग प्रिंट करके देखते हैं, देखें क्या आई एम सेकेंड डिस्प्ले। देखिए इस डिस्प्ले में आपने एक पैरामीटर पास किया है, तो इस s1 डॉट डिस्प्ले, इसको मेथड ओवरलोडिंग में समझाएंगे, अभी नहीं, अभी तो हमने ऐसे पास कर रहे हैं देख करने के लिए। देखें इसमें कैसे ये आउटपुट आपको रन करते हुए दिखेगा। वन रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट ए, सॉरी, इसमें देखिए आउटपुट में क्या दिखा, s1 डॉट डिस्प्ले में एक रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट चाहिए, क्योंकि ये पहले से इसमें एक रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट था। तो आप देखिए कैसे कॉल होगा, कि इसी में हम करके इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको आई एम सेकेंड डिस्प्ले, तो हमेशा आपको ये देखने को मिलेगा कि पहला मेथड कॉल नहीं हुआ बल्कि डिस्प्ले का, दूसरा मेथड कॉल हुआ क्योंकि हमने क्या किया, एक में पैरामीटर हमने डाल रखा था, तो पैरामीटर डाल दिया था इसलिए उसको वो कॉल नहीं हुआ। और दूसरा अगर डिस्प्ले कॉल करना है तो इसके लिए हम लोग मेथड ओवरलोडिंग में बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो हमेशा यही शो करेगा कि एक आर्गुमेंट आपको चाहिए जो कि सेकंड डिस्प्ले मेथड है, जो ये इसको एक्सेस करने के लिए, ये हम मेथड ओवरलोडिंग में आपको बहुत डिटेल में बताएंगे कि इस कैसे हम मेथड को ओवरलोड करते हैं। किसी मेथड जैसे सेम नेम है, सेम सिग्नेचर है, तो उसको कैसे ओवरलोड किया जाता है, इसको आगे हम आपको बताएंगे, ये प्रॉब्लम आती है। तो इसको तो हम लोगों ने देख लिया, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको जैसे डिस्प्ले, इसको हटा देते हैं हम लोग। अब एक आर्गुमेंट इसमें हो गया, ये पास हो गया, और मेथड ओवरलोडिंग आपको हम आगे समझाएंगे, अभी ज़्यादा समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हम किस तरह से एक नॉर्मल मेथड को भी कॉल कर से करते हैं। तो नॉर्मल मेथड को कॉल करना, कंस्ट्रक्टर को कॉल करना, कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करते हैं, सब कुछ हमने यहाँ बता दिया। अब चलते हैं हम लोग अपने नोट्स पे, अब वहाँ हम लोग जल्दी से जल्दी करके देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है मास्टर्स कंस्ट्रक्टर के बारे में। अब देखिए
तो हम लोग यहाँ सबसे पहले कंस्ट्रक्टर का ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है। ये पहले यहाँ पढ़ लेते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर्स इन पाइथन। द क्लास मेथड The class methods that begin with double underscore are called the special method। मतलब डबल अंडरस्कोर से जो मैंने अभी आपको बताया है उसको हम क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। अगर डबल अंडरस्कोर दोनों तरफ से लगा हुआ है उस तरह के मेथड हम यूज करेंगे। और इनिट के साथ बेसिकली this special method is known as constructor। This special function is used for initialization of object or data members of the class। Constructor are called automatically when the instance या object इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, आपको इंस्टेंस ऑब्जेक्ट का जो है इसके जो थोड़ा डिफरेंस आप लोग समझना चाहते हैं उसको मैं पहले बता चुका हूँ पिछले वाले लेक्चर में, आप उसको देख सकते हैं पिछले वाले लेक्चर को। और इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज इंस्टेंटिएटेड एंड क्रिएटेड या कोई ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट होगा जब भी ये कोई कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। क्लास का जो जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस क्लास का जो है कंस्ट्रक्टर जितने भी होंगे वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो देयर आर टू वेज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट यूजिंग मेथड्स like get data and set data। टू वे से इनिशियलाइज करते हैं हम लोग यूजिंग मेथड के द्वारा। नॉर्मल मेथड मैंने अभी करना आपको बताया है कि जो मैं डिस्प्ले ये सब चीजें प्रिंट करके दिखाया था वो तो नॉर्मल मेथड था। तो ये गेट डेटा सेट डेटा ये तो नेम है, आपको आप समझिए केवल नेम हम लोगों ने लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं। डिस्प्ले डेटा, शो डेटा, आप कुछ भी लिख दीजिए और इसमें कोई वो नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे। तो डिस्प्ले डेटा तो इसको देख लिया हम लोगों ने। तो कंस्ट्रक्टर आगे हम लोग और देखते हैं। तो इसमें जैसे दूसरा क्या है, एडवांटेज क्या है इसका, डेटा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैनिपुलेशन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द क्लास। इसका जो बेसिकली सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज होता है। इस तरह के मेथड जैसे हम लोग नॉर्मल मेथड यूज करते हैं तो इस मेथड का भी हम लोग पब्लिक प्राइवेट करके कर देते हैं। तो बाहर से कोई भी बंदा इसको जैसे किसी क्लास से कोई एक्सेस करना चाह रहा हो इस तो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। मतलब आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये मेथड यूजिंग ए स्पेशल मेथड फंक्शन कंस्ट्रक्टर इनिट। दूसरा है इनिट मेथड जो कंस्ट्रक्टर के नाम से जानते हैं हम लोग। इसका एडवांटेज क्या है, देखिए इसका एडवांटेज पढ़ लीजिए। दिस इनिट स्पेशल फंक्शन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेनेवर ए न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होगा जब उस क्लास का कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। दिस इनिट इज सिमिलर टू द कंस्ट्रक्टर ऑफ C++ एंड जावा। सिमिलर है, कंस्ट्रक्टर डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। अब देखिए मेथड में आप वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, मैंने आपको दिखाया है। आपको पहले आपने लेक्चर अगर पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मेथड कौन से वैल्यू रिटर्न करते थे। इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करना तो इंट लिखते थे हम लोग। तो ये और इस तरह से वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो सो इनिट फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। रिटर्न मतलब कोई वैल्यू आपको रिटर्न नहीं करेगा कंस्ट्रक्टर। ये सबसे बड़ी वो बात है कि कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, जबकि मेथड आप जिस टाइप की आप वैल्यू चाहेंगे उस टाइप की वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। तो यहाँ एक डिफरेंस आपको कंस्ट्रक्टर और नॉर्मल मेथड में पता चल गया। और कंस्ट्रक्टर को हम लोग इनिट के द्वारा ही बेसिकली डिफाइन करते हैं पाइथन में, और अदर लैंग्वेज में तो उसी क्लास के सेम नेम से ही डिफाइन करते थे। तो लेकिन हम यहाँ पाइथन में पढ़ रहे हैं तो पाइथन में हम लोग बेसिकली डबल अंडरस्कोर इनिट फिर डबल अंडरस्कोर उसके बाद आपको पैरेंथेसिस लगा के एंड करना है और आपको पता चल जाएगा कि ये कंस्ट्रक्टर इस तरह से डिफाइन हुआ है।
तो आगे चलते हैं हम लोग। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, द इनिट इज सिमिलर टू, तो ये भी पढ़ लिया हम लोग। ये क्लास में हैव इनिट एज वेल एज सेट डेटा। इसका मतलब यह है कि मैंने अभी आपको दिखाया है कि एक में इनिट फंक्शन को जब क्लास का ऑब्जेक्ट s1 क्रिएट किया था तब कॉल किया था, तो वैल्यू प्रिंट किया था। फिर मैंने एक डिस्प्ले मेथड वहां कॉल किया, इससे पहले वाले अभी जस्ट, तो डिस्प्ले एक मेथड बनाया, नॉर्मल मेथड उसे बोलते हैं। तो सेम चीजें यहाँ है कि अगर सेट डेटा एक नॉर्मल मेथड एक साथ क्लास में हम यूज कर सकते हैं, मतलब कंस्ट्रक्टर और मेथड को भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और देखते हैं इनिट टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। हमारे क्लास के जो भी एट्रीब्यूट होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, उनको इनिशियलाइज करने के लिए बेसिकली इनिट मेथड का यूज होगा। और सेट डेटा टू मॉडिफाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जो वैल्यू होंगे उनको मॉडिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेट डेटा। सेट डेटा आप कोई भी वैल्यू, सेट डेटा आप लिखिए, आपको ये तो केवल लिखने की भाषा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ सेट डेटा मतलब एक नॉर्मल मेथड से हम वैल्यू को मॉडिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन पाइथन, पाइथन में बेसिकली दो टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं। पहला क्या, पैरामीटराइज, मैंने अभी बताया था आपको, अभी करके ही दिखाया है कि एक बार विदाउट पैरामीटर को मैंने इनिट को कॉल किया, और एक बार मैंने n नाम का एक पैरामीटर डाला जिसमें नेम वैल्यू पास किया, वहां पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को मैंने आपको समझा दिया। बस एक कंस्ट्रक्टर और आपको बताना है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट जो हमारा इंटरप्रेटर है ऑटोमेटिक उसको कॉल करता है, जो पाइथन लाइब्रेरी में मौजूद रहता है। तो उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन इन सब चीज कंस्ट्रक्टर को हम लोग आप विजुअली देख सकते हैं। और वी विल लर्न इट मोर डिटेल्स एज गिवन बिलो। कंस्ट्रक्टर यहाँ से हम लोग लिंक पे जाएंगे तो ये इस नोट्स पे आ जाएंगे। कंस्ट्रक्टर को मैंने काफी डिटेल में यहाँ पढ़ाया है, ठीक है। और जो एग्जाम्पल मैंने इस नोट्स में लिया है उस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि काफी मिक्सअप एग्जाम्पल लिया है उसमें। इसलिए सबसे पहले कंस्ट्रक्टर का यहाँ जो स्पेशल मैंने एक अलग लेक्चर बना के आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्टर काफी इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा जब हम आगे प्रोग्रामिंग सीखेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ेंगे। तो जैसे ए कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड व्हिच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड है जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने में, हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट हैं उनको इनिशियलाइज करने के काम आता है। इन C++ जो कंस्ट्रक्टर इज सेम नेम एज इन क्लास इट्स क्लास। C++ और जावा में कंस्ट्रक्टर जो होता था वो क्लास के नाम से ही बनाया जाता था, मतलब जो क्लास का नाम होता था उसी क्लास के नाम से हम कंस्ट्रक्टर बनाते थे। बट इन पाइथन इट इज डिफरेंट, हेंस वी यूज init function as a special method to simulates the constructor of the class। मतलब एक ये init मेथड है जो कि हमारा कंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है पाइथन में। दिस स्पेशल मेथड इज कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। ये मेथड तब कॉल होगा जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। The init method accepts the self keyword as a first argument which is used to access the methods and attributes of the class। ठीक है, सेल्फ आपको एक सेल्फ पैरामीटर, सेल्फ कीवर्ड जो है, सेल्फ मैंने आपको इसके पहले ही बताया सेल्फ क्यों यूज करते हैं, तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको। तो सेल्फ एक पहला आर्गुमेंट इसमें पास होगा, जो कि जिसको हम आर्गुमेंट नहीं मानते हैं क्योंकि ये प्रीडिफाइंड होता है। तो जो मैन्युअली हम लोग पास करते हैं उन्हीं को आर्गुमेंट जानते हैं। तो जैसे बी कैन पास द एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द इनिट मेथड। मतलब कितना भी ऑब्जेक्ट हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं किसी भी कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर मतलब किसी भी क्लास का कोई कितना भी ऑब्जेक्ट हम
क्रिएट कर सकते हैं। और वी कैन पास द एनी नंबर ऑफ आर्गूमेंट एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, मतलब कितने भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कितने भी आर्गूमेंट हम पास कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इनिट मेथड। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने इसको देख लिया। अब तो द कंस्ट्रक्टर्स आर मेनली यूज्ड टू इनिशियलाइज द क्लास एट्रीब्यूट्स। क्लास एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज करने के लिए बेसिकली कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं हम लोग। इन पाइथन एवरी क्लास मस्ट हैव ए कंस्ट्रक्टर इवन इट मे बी ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये बात तो आपको बहुत ध्यान देना है कि कोई भी क्लास हो उसमें एक कंस्ट्रक्टर होना ही चाहिए, क्योंकि होता भी है, क्योंकि हम लोग वेरिएबल को भी डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं। जब हम किसी मेथड के बाहर या ऊपर या बाहर, मतलब उस मेथड के अंदर नहीं, बाहर हम लोग कोई वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं या कोई वैल्यू मैनिपुलेट करते हैं, तो वो क्या होता है, वो भी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही होता है जो बाहर हम लोग करते हैं, जो कि प्री डिफाइंड हमारे लाइब्रेरी में बना पड़ा रहता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। तो इस तरह से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में हम लोग समझ लिए, और अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको और डिटेल में बताएंगे। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर बता दिया मैंने, पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड। तो सबसे पहले पैरामीटराइज्ड। वी कैन पास द मल्टीपल पैरामीटर्स इन कंस्ट्रक्टर इन इट अलोंग विद सेल्फ, मतलब सेल्फ के साथ हम क्या जितने भी पैरामीटर चाहें उतना पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो इसी एग्जांपल को जस्ट कॉपी करके मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। वैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल के थ्रू आपको बता ही दिया है, ये पूरा चीजें मैंने एक के इतने में ही बता दिया है जो कि मैं पढ़ाऊंगा पूरा। पूरा नोट्स में आपको कवर करवा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसमें देखते हैं हम, जैसे क्लास हमने एक स्टूडेंट क्लास बनाया, उस क्लास में हमने एक इनिट कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर बनाया है। तो सेल्फ तो प्री डिफाइंड पहले से ही होता है, और एन और ए और एस मैंने 3 आर्गूमेंट एक्स्ट्रा पास किए हैं इसमें। इन तीनों आर्गूमेंट को देखो, कंस्ट्रक्टर जब भी कॉल होगा तो ये तीनों आर्गूमेंट क्या होंगे, नेम एज और सैलरी में क्या हो जाएंगे, जाके इनिशियलाइज हो जाएंगे, डिफाइन हो जाएंगे इसमें जाके। तो यहाँ नेम एज और सैलरी की वैल्यू क्या होगी, पहले से डिफाइन हो जाएंगे। तो यदि कोई और लैंग्वेज होती तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, इस नेम को पहले डिक्लेयर करते थे, मतलब इसको एक किस टाइप का आपको डेटा चाहिए, इसमें डेटा चाहिए। लेकिन पाइथन में ये चीज़ें नहीं है, आप जिस तरह के डेटा डालेंगे आपका वो जो वेरिएबल है उसी टाइप के वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं पाइथन में। काफ़ी चीज़ें बचती हैं हम लोग लिखने में, प्रोग्रामिंग लिखने में, जो पाइथन का यूज़ करते हैं। डेफ शो डेटा, देखिए एक नॉर्मल मेथड मैंने यहाँ बनाया है, और इस नॉर्मल मेथड के अंदर मैंने क्या किया है, जो इनका इस मेथड में नेम एज और सैलरी में वैल्यू आई है उसको प्रिंट कराया है। ठीक है, तो यहाँ हमने पहला क्रिएट, मैंने यहाँ आपको कमेंट के थ्रू एक बता दिया है कि क्रिएटिंग द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। पहला इंस्टेंस हमने क्या S1 बनाया, स्टूडेंट एक क्लास है, और इसमें मैंने आर्गुमेंट देखिए 3 आर्गुमेंट पास किए। देखिए सेल्फ का कोई आर्गुमेंट नहीं होता है, सेल्फ क्या होगा, जो S1 ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, ये S1 ऑब्जेक्ट जाके कॉपी हो जाएगा सेल्फ में ऑटोमेटिक वो पास हो जाएगा। तो सेल्फ आप समझ लीजिए, सेल्फ वो हमेशा आपके क्लास का ऑब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट जो हमारा होगा वो सेल्फ ही माना जाएगा, उसे सेल्फ ही कहेंगे, मतलब कोई ऑब्जेक्ट उस सेल्फ। तो यहाँ हम s1.name s1.age s1.salary इक्वल टू इस तरह लिखते हैं। तो देखिए हमने राज 10,000 यहाँ पास किया, ये वैल्यू n में चली जाएगी राज, और 20 चली जाएगी a में, और 10,000 जो है s में कॉपी हो जाएगी।
और ये वैल्यू हम जाके कंस्ट्रक्टर के अंदर जब जाएंगे, जब ये कॉल होगा तो अंदर की जो वैल्यू है वो रन होंगी, जो कोड होंगे और रन होंगे, तो वो वैल्यू नेम में चली जाएगी n की वैल्यू, और a की वैल्यू एज में चली जाएगी, और सैलरी की वैल्यू s में चली जाएगी। अब हमारे नेम, एज और सैलरी में ये पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, अब हम यहाँ शो मेथड के द्वारा, आप चाहें तो यही शो मेथड नहीं, यहाँ यही आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसे प्रिंट आप डायरेक्ट यहाँ ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नेम कमा एज कमा सैलरी। ठीक, अब जैसे आपको प्रिंट करना है, एक बार रन करके हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे करेंगे। ओह सॉरी, एक चीज़ मैं इसमें भूल जाता हूँ, यहाँ सेल्फ लगाना हम लोग भूल जाते हैं बार बार, क्योंकि और लैंग्वेज में सेल्फ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, तो इसलिए आउटपुट में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। और देखिए, तो आपका देखिए आउटपुट इस तरह से निकल गया। राज, ये जो आउटपुट आया आपका, देखिए ये है हमारा जो कंस्ट्रक्टर का आउटपुट है, ये कि 3 वैल्यू पास हुई, तीनों एक लाइन में प्रिंट हुई, और एक लाइन में प्रिंट हुई हैं। यहाँ देखिए ये वाला, तो यहाँ भी हम शो कर सकते थे, लेकिन यहाँ देखिए डिफाइन मेथड, एक शो डेटा, एक अलग से मेथड हमने बनाया है, और इस मेथड में मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं पास किया, मतलब स्वयं ऑब्जेक्ट ही पास हुआ है इस मेथड में, तो हमने अलग अलग प्रिंट यहाँ करवा दिया है। तो ऑब्जेक्ट पास किया है, एक नॉर्मल मेथड बनाया है, तो उसको कॉल करने के लिए भाई अलग तरीका है, क्या है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट लगा के और उस मेथड का नाम यहाँ पास कर देंगे, यहाँ मेथड ये नाम यहाँ लिख देंगे तो मेथड कॉल हो जाएगा। यदि यहाँ कोई पैरामीटर होता तो यहाँ हमको लोग क्या करते हैं, इस शो डेटा में हम कोई जितने पैरामीटर होते हैं उनको पास करते हैं। यहाँ कोई पैरामीटर नहीं है, सेल्फ तो हम पैरामीटर नहीं मानते, प्री डिफाइंड होता है, इसलिए हम यहाँ कोई पैरामीटर नहीं पास करते हैं। और प्रिंट हमने ये इसलिए लिया है कि एक स्पेस, ब्लैंक स्पेस प्रिंट हो, ब्लैंक स्ट्रिंग प्रिंट हो, जिससे कि हमारी डेटा जो है वो कैटेगराइज होकर आपको दिखे। और S1 एक स्टूडेंट, दूसरा ऑब्जेक्ट, और सेम ऑब्जेक्ट में हमने क्या वैल्यू नया 20,000 पास किया, और सो डेटा को कॉल करके इन वैल्यू को दोबारा प्रिंट करवा दिया। तो मतलब 4 बार आपकी वैल्यू प्रिंट होंगी। क्यों, एक क्रिएटिंग द सेकंड इंस्टेंस, दूसरा इंस्टेंस। देखिए तो एक आपको थ्योरी में मैंने बताया था कि किसी भी क्लास का कितना भी ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और किसी भी क्लास के जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें कितना भी पैरामीटर उसमें पास कर सकते हैं। तो यहाँ हमें 4 बार प्रिंट होगा। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट बनाया और शो डेटा कॉल किया, मैंने 4 बार क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने शो मेथड को बुलाया है 4 बार। देखिए शो डेटा और शो डेटा 3 बार हो गया ना, और एक बार हमारा कंस्ट्रक्टर में यहाँ प्रिंट होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर भी एक प्रिंट स्टेटमेंट मौजूद है, तो 4 बार प्रिंट होगा। कभी कभी ऐसे प्रोग्राम दे देते हैं, उनके आउटपुट निकालने होते हैं, तो आपको उसमें दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। देखिए नीचे वाला हम लोग रन किए हैं अभी, तो 4 बार प्रिंट हुआ, एक ए और एक ए और एक ए, 4 ए। देखिए जितनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, उतनी बार हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। देखिए एक चीज आपको मैं बता रहा हूँ कि जितना भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे, देखिए S1 एक बार क्रिएट किया तो एक बार कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, दोबारा क्रिएट किया दोबारा कंस्ट्रक्टर कॉल, लेकिन तिबारा भी क्रिएट किया है तो तिबारा भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जो भी उसमें वैल्यू होंगी वो रन होंगे और आउटपुट आपको मिलेगा। तो इस तरह से हमने कितने बार प्रिंट स्टेटमेंट आया,
6 बार आपका प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हुआ। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे का कंसेप्ट हम लोग देखिए, आउटपुट सेम आपको दिखेगा, आप मैच करा लीजिए। और अब हम डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, हियर आई हैव पास्ड 4 पैरामीटर अलोंग विद सेल्फ। सेल्फ को लेके हमने 4 पैरामीटर पास किया है इनिट कंस्ट्रक्टर में। When we create object of the student class S1 S2, दो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया विद 3 पैरामीटर, 3 पैरामीटर के साथ। ठीक, then this init method is called automatically. It is used to initialize the attributes name, age और salary of the student class। मतलब जब भी हम इस 3 मेथड को पास करके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तब भी हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और उस कंस्ट्रक्टर में नेम, एज और सैलरी की वैल्यू क्या होगी, इनिशियलाइज हो जाएंगी। और उस ठीक है, और नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जिसमें हम कोई पैरामीटर नहीं पास करेंगे। we can use non parameterized constructor according to our requirement। अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम क्या करते हैं, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को बनाते हैं, अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। सपोज वी डू नॉट मैनिपुलेट या चेंज द वैल्यू ऑफ द क्लास, देन वी जनरली यूज नॉन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। यदि हम कोई वैल्यू इनिशियलाइज या कोई वैल्यू मॉडिफाई नहीं करना चाहते हैं, तो जनरली हम लोग नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को ही प्रेफर करते हैं, उसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को नहीं कॉल करते हैं। तो दिस कंस्ट्रक्टर पास ओनली सेल्फ एज ए आर्गुमेंट। एक आर्गुमेंट सेल्फ एज एन आर्गुमेंट के रूप में होता है। तो यहाँ इसको हम ज़्यादा नहीं समझाएंगे क्योंकि ये कंसेप्ट आपको मैंने अभी बता दिया है ऊपर। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ हम पेस्ट कर देंगे इस वैल्यू को। यहाँ हमने क्या लिखा है, एक एम्प्लॉय क्लास का बनाया है। इस एम्प्लॉय क्लास में क्या लिखा है, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है, बिना पैरामीटर के, मतलब सेल्फ विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, प्रिंट आई एम नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, अब ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या प्रिंट होगा, रिजल्ट ऑफ द ए और बी सी का रिजल्ट यहाँ प्रिंट होगा। कब प्रिंट होगा, जब क्लास एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तब। और डिस्प्ले इज ए नॉर्मल मेथड व्हिच टेक्स वन आर्गुमेंट एक्सेप्ट सेल्फ। हाँ, इस सेल्फ को छोड़ के एक ही आर्गुमेंट लेता है। ठीक है, डिस्प्ले। और एम्प्लॉय नेम इज नेम, यहाँ हमने क्या लिखा है, इस नेम को प्रिंट करवाया है। तो क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ द क्लास, तो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, जैसे E1 इक्वल टू एम्प्लॉय। तो ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट हुआ तो इसको हम सबसे पहले कमेंट कर देते हैं, क्योंकि अभी हम नॉर्मल मेथड को कॉल नहीं करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, तो आप देख लीजिए, देखिए केवल कंस्ट्रक्टर के जो मेथड जो प्रिंट फंक्शन है वही आउटपुट दे रहे हैं। आई एम नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये बता रहा है, और रिजल्ट ऑफ द ए और सी दोनों का एडिशन हमने किया है तो प्ले बना के शो हो रहा है। अब इसी में हम थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। चेंजेस क्या करेंगे, अब हम नॉर्मल मेथड को कॉल करेंगे। नॉर्मल मेथड कॉल करने का तरीका क्या, ऑब्जेक्ट नेम डॉट लगा के और उसका मेथड का नाम डालेंगे। यदि कोई पैरामीटर है तो वहाँ वो उस मेथड में एक पैरामीटर भी पास कर देंगे, क्योंकि यहाँ एक पैरामीटर हमने क्या किया है, नेम एक पैरामीटर लिया है, तो इसलिए यहाँ हमने रमेश पास किया है। तो आउटपुट में देखिए कैसे अब आएगा एक प्रिंट और प्रिंट होके, देखिए एम्प्लॉय नेम इज रमेश। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का बेसिकली यूज करते हैं हम लोग। और अब हम आगे देखते हैं, और यहाँ आउटपुट आपको है, आप देख सकते हैं इसको। और पाइथन्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसे हम लोग नॉन पैरामीटराइज, जब हम आप डिक्लेयर नहीं करते हैं तब भी हमारा एक कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है। हमारा लाइब्रेरी जो इंटरप्रेटर है वो ऑटोमेटिक कॉल करता है उसको, क्योंकि उसके बिना हम लोग वैल्यू इनिशियलाइज ही नहीं कर सकते। किसी वेरिएबल में हम वैल्यू नहीं इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर ऐसा नहीं होता डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में, तो ऐसी बात आती
ऐसी एक बात आ जाती है कि आपको हर वैल्यू या तो मेथड के हर मेथड के अंदर या तो कंस्ट्रक्टर के अंदर ही इनिशियलाइज या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग पूरा सिक्योरिटी पार्ट को ही, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको मिस हो जाती हैं। कुछ चीज़ें हमें पब्लिक रखनी है, पब्लिक रखनी है तो उस चीज़ों को हम बाहर रखेंगे। बाहर रखेंगे मतलब सभी लोग उस कितने भी मेथड हों उस क्लास में उस डेटा को यूज कर सकें। यदि हम पहले से उस डेटा को छुपा लेंगे किसी मेथड के अंदर तो उसको कोई एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, आपका कोई प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा, कोई काम नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो बहुत ज़रूरी है। तो व्हेन भी देखिए इसका क्या है, व्हेन वी डू नॉट डिक्लेयर द कंस्ट्रक्टर पैरामीटर नॉन पैरामीटर इन क्लास, मतलब अगर हम पैरामीटर या नॉन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर नहीं करते हैं क्लास में, देन पाइथन प्रोवाइड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिट मेथड। ठीक है, पाइथन क्या एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर देता है ऑटोमेटिक और उसको कॉल करता है। दिस इज नोन एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन पाइथन। दिस इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लास। क्लास के एट्रीब्यूट और क्लास को इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ देखिए मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल ले रखा है, आप देख लीजिए। अब हम लोग अपने एक बार जब हम लोग इसको जान जाएंगे तो हम फिर सिक्योरिटी के बारे में अध्ययन करना शुरू कर देंगे कि हमारी क्या प्रॉब्लम आ सकती है यदि हम इस तरह के प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये सब हम इनहेरिटेंस, ओवरलोडिंग और डेटा हाइडिंग, इनकैप्सुलेशन, इन सब चीज़ों में हम लोग जानेंगे और उसको रियल लाइफ पे भी इम्प्लीमेंट करके सिखाएंगे कि एक्चुअली इसका ज़रूरत क्यों पड़ा और क्यों ये हम लोग आज अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। यहाँ हमने क्लास ऑब्जेक्ट स्टूडेंट बनाया क्लास, और इस स्टूडेंट क्लास में मैंने 3 वैल्यू को क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया। वो भी कहाँ कर दिया, विदाउट किसी मेथड के अंदर नहीं, उस क्लास के अंदर हमने ऐसे बाहर ही, हम किसी मेथड के बाहर ही इनिशियलाइज कर दिया। इसे ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ये जब हम मेथड इस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ये वैल्यू आईडी में ऑटोमेट तभी आ जाएंगी। ठीक है, ये वैल्यू हमारी आईडी, नेम और एज में आके अंदर आ जाएंगे। जैसे मैंने पहले एक झोला कंसेप्ट का भी कंसेप्ट बताया था कि वेरिएबल को हम लोग झोला मानते थे, तो इस झोले में क्या है, 501 वैल्यू आ जाएगी और नेम वाले झोले में सचिन नाम के एक कैंडिडेट का नाम आ जाएगा और एज में 20 आ जाएगा। तो इसे ही हम, तो उस वक्त मैंने झोला कंसेप्ट का नाम बताया था आपको, तो लेकिन यहाँ इसे ही वेरिएबल जिसे कहते हैं हम लोग, तो यहाँ हम लोग इसको पहले ही वैल्यू इनिशियलाइज कर लेंगे। जब हम हमारा ये क्या होता है, जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद अब आ गया डिफाइन डिफ डिस्प्ले डेटा, एक नॉर्मल मेथड है। इस नॉर्मल मेथड को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट का नाम, क्लास के जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम डॉट लगा के उस मेथड या फंक्शन को नाम लिख देते हैं। उसमें जितने भी आर्गुमेंट हैं यहाँ पास कर देते हैं, जितने भी ये सिग्नेचर कभी कभी आपको कहेंगे कि इस मेथड का सिग्नेचर क्या है, तो मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास हो रहे हैं। सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट आप जब कॉल करेंगे तब भी पास करेंगे, जिससे कि ये पता चले कि हाँ आप उसी मेथड को ही कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरह करते थे। तो आगे हम लोगों ने करके भी देखा है, ये फंक्शन में हम लोग जब इसको यूज कर रहे थे तो काफ़ी डिटेल में देखा था। और डिस्प्ले मेथड में हमने जस्ट प्रिंट किया है इस वैल्यू को। तो चलिए देख लेते हैं, इसको आउटपुट रन कराते हैं। देखिए कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बस केवल आपको क्या करना है, इस थ्योरी को देखना है और आपको इम्प्लीमेंट मैं करूँगा और उसको रन करा के आपको कुछ चीज़ें और जो चीज़ मैं बताऊँ उसको समझना है बस। इसे ही हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।
अब आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं थ्योरी में और क्या है। आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा, आप मैच करा लीजिए। अब कोई भी यदि एरर हो, मिस्टेक हो, प्रिंटिंग मिस्टेक, आप लोग उसको बता दीजिए जिससे हम उसको आसानी से ठीक कर लें। Here I have initialized the student class attribute। यहाँ हमने name with the help of default constructor in Python। सेम चीजें जो मैं अभी आपको बोल के बता रहा हूँ, सेम चीजें मैं यहाँ लिखा हूँ। Here I have not used init constructor initialize the student class attribute। मतलब यहाँ हमने init constructor लिखा नहीं है, जो आपको विजुअल हो रहा हो, ये हमने नहीं किया है। ये हमारा जो है पाइथन के जो इंटरप्रेटर होते हैं, इसमें पहले से प्रीडिफाइंड होते हैं। जो लाइब्रेरी होती है, सॉरी, जो पाइथन की लाइब्रेरी होती है, इसमें पहले से क्या होते हैं, ये डिफाइंड होता है। और जब हमारा इंटरप्रेटर रन करता है तो वो उस वहीं से वैल्यू उठा लेता है। हाउ टू यूज मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन ए सिंगल क्लास। देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पाइथन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन और लैंग्वेज में हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर लेते थे, क्योंकि उनके सिग्नेचर जो होते थे अगर डिफरेंट होते थे तो डिफरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होता था इन्हीं के अकॉर्डिंग। तो वहाँ कंसेप्ट कुछ अलग था। यहाँ का क्या कंसेप्ट है, यहाँ हम लोग यदि हम देखिए, काम तो हम कर लेंगे, एक से अधिक इनिट मेथड हम लोग डिक्लेयर कर लेंगे। स्पेशल मेथड जो कंस्ट्रक्टर है, एक से अधिक अपने क्लास में डाल सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि हमारा जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो हमेशा लास्ट कंस्ट्रक्टर ही आपका कॉल होगा। तो इस चीजों को ध्यान में रखना है आपको। और जो भी आप ऑब्जेक्ट पास करेंगे उस कंस्ट्रक्टर में, सभी कंस्ट्रक्टर में सेम ही ऑब्जेक्ट पास होगा। या तो आप नॉन पैरामीटराइज लेंगे और या पैरामीटर लेंगे तो सेम ही ऑब्जेक्ट आप उसमें पास करेंगे। तो क्योंकि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जो है क्या है, ये अलाउ नहीं करता पाइथन। तो वी यूज मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन सिंगल क्लास, ठीक है, but number of argument passed to the init method will be same for all। मतलब जो मेथड होगा वो इनिट मेथड, जितने भी आर्गुमेंट होंगे पास करोगे एक इनिट मेथड में, वो सेम सब में होगा, वही आर्गुमेंट पास होंगे। मीन सिग्नेचर ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टर इनिट विल बी द सेम। मतलब सिग्नेचर जो उसका होगा पूरे कंस्ट्रक्टर का एक ही होगा। व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास देन द लास्ट कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल ऑलवेज। मतलब जब भी आप किसी कंस्ट्रक्टर का, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमेशा लास्ट कंस्ट्रक्टर ही आपको कॉल होगा। तो यहाँ अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाया है इस क्लास का। अभी आप देखेंगे कि लास्ट ही कंस्ट्रक्टर आपका कॉल होगा। लास्ट कंस्ट्रक्टर ही कॉल करके मैं आपको दिखाऊंगा। अभी देखना कि ये चीजें होती हैं पाइथन में। तो देखिए, पहला इनिट, पहला कंस्ट्रक्टर, इसके डेटा मेंबर क्या हैं ये आप देख लीजिए, ठीक, ये डेटा मेंबर हैं इसके ऐसा। और ये दूसरे इनिट, देखिए दूसरा इनिट ये है, उनके डेटा मेंबर ये हैं, ठीक। तो यहाँ क्या होगा, हमारा दूसरा कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा। अभी उसमें लिख के आएगा आई एम सेकंड कंस्ट्रक्टर, स्टूडेंट नेम एजिस और एजिस, ठीक। यहाँ हमने 3 कॉल किया है, तो तीनों में सेमी कंस्ट्रक्टर ही, यही लास्ट वाला कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा आपका। इसके जो भी डेटा हैं वही वैल्यू प्रिंट होंगे। चलिए देख लेते हैं हम लोग। आई एम सेकंड कंस्ट्रक्टर, देखिए अब आएगा आई एम सेकंड कंस्ट्रक्टर, स्टूडेंट नेम रमेश, एज इज 20। आई एम सेकंड कंस्ट्रक्टर, नेम इज सचिन, स्टूडेंट नेम एज 40। आई एम सेकंड कंस्ट्रक्टर, स्टूडेंट नेम इज नया, स्टूडेंट एज इज 50। तो यहाँ हमने देख लिया कि यदि आप एक से अधिक कंस्ट्रक्टर अपने क्लास में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हमेशा जो कॉल होगा आपका क्या होगा, last constructor will be called always। When we create the object of the class, then the last constructor of the class will be called all। नोट में मैंने एक लिखा है कि the constructor overloading is not possible in Python। मतलब पाइथन में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ मैं कुछ
बिल्डिंग क्लास मेथड्स बताऊंगा, इनका यूज करके आप लोग कुछ और भी चीजें कंस्ट्रक्टर में कर सकते हैं। तो जैसे कैसे कि देयर आर सम बिल्डिंग मेथड इज यूज्ड टू पाइथन एज गिवन बिलो। पहले गेट एट्रीब्यूट, ए ऑब्जेक्ट नेम यहाँ आपको पास करना पड़ेगा और नेम और डिफॉल्ट, ठीक। इट इज यूज्ड टू एक्सेस द एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स को वो करने के लिए यहाँ क्लास नेम डालेंगे हम लोग, और सेट एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम, यहाँ नेम, हाँ नेम मैंने पास किया है, तो कोई भी नेम हो सकती है, और वैल्यू उसमें क्या वैल्यू पास किया है यहाँ पास करना पड़ेगा। तो सेट एट्रीब्यूट आपको क्या देगा, इट इज यूज्ड टू सेट वैल्यू एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए बेसिकली इसका यूज करते हैं हम। ये है एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट अगर आपने जो नाम डाला है और ऑब्जेक्ट, इसमें दो आर्गुमेंट पास होंगे, ऑब्जेक्ट और जिस नाम को आप खोजना चाह रहे हैं वो नाम डालेंगे, तो वैल्यू यदि वो क्लास में मौजूद होगा वो एट्रीब्यूट आपका, तो क्या होगा, वो ट्रू स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, और यदि नहीं मौजूद होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। बस यही बताया है। और डेल एट्रीब्यूट, आप तो एट्रीब्यूट को डिलीट करने के लिए कोई एट्रीब्यूट, इफ यू वांट टू डिलीट द एट्रीब्यूट ऑफ द एनी एट्रीब्यूट ऑफ द क्लास, देन यू हैव टू यूज डेल एट्रीब्यूट्स obj डॉट नेम। उसका नाम आप डालेंगे आप जिस एट्रीब्यूट को डिलीट करना चाहते हैं। इट इज यूज्ड टू डिलीट द ए स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लास। किसी एट्रीब्यूट को हम डिलीट करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है और आपको जस्ट वही हमने जो अभी बताया है कि पास करना है, सेम चीजें मैंने सबका एक एग्जांपल लेके यहाँ आपको बता दिया है। अब आपको वो चलते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर आगे इसको पाइथन शेल में हम लोग रन कराएंगे और देखते हैं कि क्या ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। वैसे मैंने सही से ही वर्क कर रहा है क्योंकि मैंने आउटपुट दिया है, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि आउटपुट अगर आ गया है तो प्रोग्राम आपका सही से ही रन कर रहा होगा। सॉरी, आपको कॉपी करना है, जस्ट इसको कॉपी कर लीजिएगा आप और रन कराइएगा अपने पाइथन शेल्स में ले जाके। तो यहाँ मैं इसको हटा दूंगा और एक सेकेंड, इसको हटा के यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ इस वैल्यू को और कंट्रोल S दबा देता हूँ। इससे सेव हो गया, क्योंकि बार बार किसी दूसरे नाम से सेव करना वो ठीक नहीं लगता है, क्योंकि जल्दी जल्दी केवल हमें प्रोग्राम ही रन कराना है। तो क्लास स्टूडेंट हमने बनाया है, इसमें क्या लिखा है, एक कंस्ट्रक्टर लिया है जिसमें 3 आर्गुमेंट हमने पास किया है। देखिए, अब सीधा सीधा हम आपको बताएंगे क्योंकि हमने बहुत डिटेल में कंस्ट्रक्टर आपको बता दिया है। यहाँ नेम और एज और सैलरी की वैल्यू को हमने इनिशियलाइज किया है। जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय जो क्लास में वैल्यू पास करेंगे यहाँ पास हो जाएगी। जैसे नेम की वैल्यू क्या है, n में जाएगी, और 20 की वैल्यू क्या है, एज में जाएगी, और 3000 की वैल्यू आपको सेल में जाएगी, और इस सेल आके यहाँ क्या नेम में पड़ जाएंगे। ये नेम मैंने एक नेम वेरिएबल लिया है और एक एज वेरिएबल लिया है और एक सैलरी वेरिएबल लिया है, तो उसमें ये वैल्यू क्या कॉपी हो जाएंगी, ठीक। इसकी कॉपी इसमें चली जाएंगी। तो हमने क्या किया, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसमें हमने क्या पास किया, तो देखिए 3 आर्गुमेंट आपको पास ही करनी होंगे, ये आपको मस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं पास करेंगे तो एक आपका जो इनिशियलाइज कर रहे हैं वो इनिशियलाइज होगा नहीं, तो इसमें क्या होगा, आपका प्रोग्राम एरर शो करेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये पहला ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर लिया होगा। प्रिंट द एट्रीब्यूट्स ऑफ नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आपको एट्रीब्यूट प्रिंट करना है, तो प्रिंट मैंने देखिए गेट एट्रीब्यूट S1 लिया है। S1 क्या है, ऑब्जेक्ट है।
मैंने पहले कहा और नेम, यहाँ नेम है तो मैंने नेम यहाँ लिख दिया। अब देखिए आउटपुट अभी आपको मिल जाएगा। गेट एट्रीब्यूट आपको नेम आपको बता देगा, और मॉडिफाई एट्रीब्यूट के लिए सेट एट्रीब्यूट, देखिए ऑब्जेक्ट नेम s1 और उसको एज को मॉडिफाई करना है, किसको मॉडिफाई करना है, उस एट्रीब्यूट का नाम और उसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे जो पहले 20 थी वैल्यू, मैंने यहाँ वैल्यू एज की 20 रही होगी, पहले 20 एज में गई होगी, तो मैं उसको मॉडिफाई करके 30 कर देना चाहता हूँ। तो दूसरे में मैंने सेट एट्रीब्यूट में यही किया है, और उसके बाद मैंने एज को यहाँ प्रिंट कर लिया है कि क्या मॉडिफाई वैल्यू हो गई है कि नहीं हो गई। और चेक वेदर द स्टूडेंट कंटेन द एट्रीब्यूट वैल्यू सेल, सेल क्या वैल्यू है, सैलरी है, सॉरी सैलरी, सैलरी और सेल दोनों भी शायद मैंने किया होगा। तो सैलरी हमने ये लिखा, तो इसमें प्रिंट में मैंने लिखा है हैज एट्रीब्यूट s1 और सैलरी, यहाँ हमने क्या कर दिया एट्रीब्यूट पास कर दिया है, और यहाँ s1 एज यहाँ हमने एक इस एट्रीब्यूट को पास कर दिया है। अभी सॉरी आउटपुट आपको मिल जाएगा। अभी ट्रू ट्रू अगर आएगा तो ये आपको पता चल जाएगा सैलरी में वैल्यू जो हम लोगों ने किया है वो आउटपुट सही है। और डेल एट्रीब्यूट s1 और सैलरी, मैं सैलरी को डिलीट करना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट और उसके एट्रीब्यूट के नाम से, तो सैलरी एट्रीब्यूट है इस क्लास में तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं, और प्रिंट करेंगे तो आपको आउटपुट में एरर शो करेगा क्योंकि वो एट्रीब्यूट सैलरी डिलीट हो जाएगी। तो चलिए इसको रन करा लेते हैं हम लोग। देखिए ये इसलिए एरर शो हुआ क्योंकि एरर इसलिए शो हो रहा क्योंकि सॉरी को डिलीट, हमने डिलीट एट्रीब्यूट अप्लाई कर दिया सैलरी पे और सैलरी को हमने डिलीट कर दिया, इसलिए अब ये बता रहा है कि सैलरी नाम का एट्रीब्यूट कोई है ही नहीं। तो सबसे पहले इसको डिलीट नहीं करते हैं, और इसको हम लोग क्या करेंगे ऐसा कर देंगे, ठीक, इसको डिलीट नहीं करेंगे और प्रिंट वैल्यू भी आपको कमेंट कर देना है। अब रन कराइए, अभी देखिए अब कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि डिलीट नहीं करना हमको, एरर नहीं आएगी। देखिए राम 30 नेम आ गया आपका, गेट एट्रीब्यूट मैंने नेम और सेट एट्रीब्यूट वैल्यू 30 हमने चेंज कर दिया था, और हैज एट्रीब्यूट जो था ट्रू ट्रू मतलब वो वैल्यू आपकी है, सैलरी वैल्यू, सैलरी और एज दोनों नाम की वैल्यू आपके में है। तो यहाँ अगर हम मान लीजिए हैं ये सेल लिख देते हैं सैलरी के स्थान पे, तो आप चेक करिए, देखिए आउटपुट में आपका आउटपुट नहीं सही आएगा, देखिए फॉल्स आएगा, ठीक है, ट्रू नहीं आएगा आउटपुट में, ये फॉल्स देखिए आ गया, मतलब सेल नाम की वैल्यू आपकी कोई एट्रीब्यूट नाम का, सेल नाम का एट्रीब्यूट कोई है ही नहीं, ठीक। तो चलिए इसको कर दिया हमने, अब इसको डिलीट वाला अप्लाई कर देते हैं हम लोग, डिलीट का भी ये कंसेप्ट देख लेते हैं। अब डिलीट जब अप्लाई करेंगे हम लोग तो सैलरी डिलीट होगी तो आपको आउटपुट में एरर शो होगा क्योंकि सैलरी नाम का एट्रीब्यूट है ही नहीं, तो आप उसको कैसे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने इसको नहीं प्रिंट किया, नहीं प्रिंट कर पाया और एरर शो करने लगा। तो इस तरह आप लोगों ने इस कंसेप्ट को भी सीख लिया है। अब एक कंसेप्ट और बचा है इसमें, ये आउटपुट आप मैच करा लीजिएगा। देखिए आउटपुट का एरर भी मैंने शो कर दिया है, और शो इसलिए हो रहा है क्योंकि एट्रीब्यूट सैलरी को हमने डिलीट कर दिया है। बिल्ट इन क्लास एट्रीब्यूट, पहले से क्लास में जो बनाया एट्रीब्यूट है जिनको हम बनाते नहीं हैं, यूजर डिफाइंड नहीं होते हैं, पहले से हमारे बने बनाए एट्रीब्यूट होते हैं। तो द पाइथन्स क्लास कंटेन सम बिल्ट-इन क्लास एट्रीब्यूट व्हिच इज यूज्ड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ द करंट क्लास, मतलब पाइथन्स जो बिल्ट-इन क्लास एट्रीब्यूट व्हिच यूज्ड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ द करंट क्लास, उस क्लास के बारे में, करंट क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ अगर लेना है
तो कुछ बिल्ट इन एट्रीब्यूट भी हमारे पाइथन में मौजूद होते हैं, उनके सहारे से हम उसके कुछ चीज़ें अपने आप एक्सेस कर सकते हैं, बस मालूम होना चाहिए। तो देयर आर सम बिल्ट इन क्लास एट्रीब्यूट्स एज गिवन बिलो। जैसे आप डबल अंडरस्कोर करके ये डॉग लिख देंगे और डॉग, तो इससे क्या हमें प्रिंट होगा, डॉक्यूमेंट फाइल, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग। जो अगर डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग वही होती है जो क्लास क्रिएट होता है, क्लास के जस्ट बाद ही जो पहली स्ट्रिंग होती है उसको ही आपको प्रिंट हो जाएगी वही वैल्यू। इट इज यूज टू प्रिंट द डॉक स्ट्रिंग ऑफ द क्लास। डॉक स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा ये। और क्लास नेम, इट इज यूज टू एक्सेस द मॉड्यूल नेम एंड क्लास नेम। मतलब मॉड्यूल नेम और क्लास नेम का दोनों जोड़ा, मॉड्यूल नेम डॉट क्लास नेम, ये प्रिंट करेगा किस मॉड्यूल में है ये क्लास, वो वैल्यू आपको प्रिंट करके दे देगा। इससे ये जैसे हम कभी एरर शो कर रहा हो, जैसे आपका मान लीजिए आपका पाइथन सही से इंस्टॉल नहीं हुआ हो, कुछ चीज़ें उसमें मिस हैं, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं क्लास की क्या ये मॉड्यूल है वहाँ हमारे पाइथन में कुछ बिल्ट इन फंक्शन में मौजूद है कि किसी कारण बस वो डिलीट हो गया है। तो इस तरह से हम लोग उसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। डिक्ट, इट इज यूज टू प्रोवाइड द डिक्शनरी कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लास। तो डिक्शनरी है, ये कौन से इंफॉर्मेशन है क्लास की उसके बारे में आपको रिजल्ट दे देगा। मॉड्यूल ऑफ इट प्रिंट द मॉड्यूल नेम ऑफ द क्लास व्हिच क्लास इज डिफाइंड। जिस मॉड्यूल में आपकी क्लास डिफाइंड है उस मॉड्यूल का रिजल्ट आपको दे देगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ रन कराएंगे। ठीक है, इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। तो इसको हमने सेव कर लिया। अब आपको बताते हैं हमने स्टूडेंट क्लास बनाया, एक डॉक स्ट्रिंग मैंने यहाँ लिख रखा है ऐसे। ठीक है, अब यही अभी हम प्रिंट कराएंगे जब अपने उसमें एक मेथड लिखा सेट डेटा, नॉर्मल मेथड है, उसको वैल्यू इनिशियलाइज किया हमने बस, जस्ट और कुछ नहीं किया है। क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है क्लास का स्टूडेंट और स्टूडेंट डॉट सेट। तो इस मेथड को एक्सेस करने के लिए हम सेम चीजें आपको सेट डेटा को एक्सेस करने के लिए हम लोग देखिए h1.doc और h1.dict मॉड्यूल सब चीज़ें मैंने जो बताया है सेम चीज़ें यहाँ किया है। अब आप रन कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका क्लास के कुछ पहले से बने बनाए एट्रीब्यूट हैं जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ हमें डॉक स्ट्रिंग प्रिंट हुई जो क्लास के जस्ट बाद मैंने लिखी थी। और यहाँ देखिए आपके क्लास का नेम, ये सब चीज़ें पूरे किसमें प्रिंट हुआ। तो ये जो हमने को इसमें डिक्शनरी में प्रिंट हुआ है। ठीक, डिक्शनरी में एक डिक्शनरी वैल्यू, आपने डिक्शनरी पढ़ा नहीं है तो आप डिक्शनरी जाके लेक्चर में पीछे देख सकते हैं, मैंने डिक्शनरी अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। और तीसरा है जो मॉड्यूल, देखो मेन मॉड्यूल में ये आपका फंक्शन मौजूद है। ठीक है, और फिर आगे आपको गेट एट्रीब्यूट, जितने एट्रीब्यूट हैं आपके उसमें इसको बता दिया गया। इसमें आपको एक गेट एट्रीब्यूट के बारे में पूरा आपको नॉलेज दिया गया। और फॉर्मेट क्या है, और क्लास देखिए यहाँ क्लास जैसे आया कि तो मेन डॉट स्टूडेंट, मतलब मेन मॉड्यूल है और स्टूडेंट क्लास है, तो क्लास का नाम भी आपको पता चल गया। EQ, ये मेथड रैपर EQ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हाइट इतना, तो इसके बारे में मैंने आपको दिखा दिया। तो मैं समझता हूँ कि पाइथन में कुछ चीज़ें आपको कब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, तो उसमें क्या है, पाइथन का मैंने काफ़ी थोड़ा बड़ा प्रोग्राम बनाया था मिक्सअप करके, क्योंकि इसीलिए मैंने यहाँ इसको छोड़ दिया था। तो इसको मैं अभी बता देता हूँ। तो मिक्सअप कर दिया था मैंने, तो कई चीज़ें यहाँ मिक्स करके मैं बनाया हूँ इस प्रोग्राम को।
तो आप आप सब इसको जरूर एक बार रन करा के चेक कर लीजिएगा। जैसे क्लास स्टूडेंट सेट डेटा, मैंने एक मेथड बनाया, दूसरा मेथड शो डेटा बनाया। अब याद रखना है आपको कितने मेथड बना रहा हूँ मैं एक क्लास में, दो मेथड हो गए, और डिस्प्ले कंटेंट्स तीसरा मेथड हो गया, और सब में पैरामीटर जो पास हुए हैं वो अलग अलग हैं। ठीक, शो डेटा और डिस्प्ले कंटेंट, और फिर हमने एक इनिट, एक कंस्ट्रक्टर भी इसमें ले रखा है। अब ठीक है, कंस्ट्रक्टर, अब ये मैंने सब कुछ इस तरह से मैंने किया है। अब देखिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है S1, तो कंस्ट्रक्टर सबसे पहले इनिशियलाइज हो जाएगा उसके ऑब्जेक्ट जो है, और फिर शो डेटा कॉल करना, फिर मैंने सेट डेटा कॉल किया, शो डेटा कॉल किया, करस्पॉन्डिंग सेम चीजें मैंने तीन बार मैंने कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, सॉरी दिखाता हूँ, 4 ऑब्जेक्ट मैंने किया, S4 तक S4 ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किए हैं। और इस S4 ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, आपको करके दिखाया हूँ। तो S4 ऑब्जेक्ट के द्वारा ही मैं कई कैटेगरी में वैल्यू आपको प्रिंट करके दिखाया हूँ। तो देखिए लास्ट में मैंने क्या किया है, यदि आप चाहें तो जैसे S4 मैंने कहा कि किसी मेथड को एक्सेस करने के लिए उसको ऑब्जेक्ट डॉट उस मेथड का नाम और उसमें जितने पैरामीटर हैं उसकी वैल्यू पास कर दीजिए तो मेथड कॉल हो जाएगा। ये पहला डिफ़ॉल्ट है, लेकिन यदि आप चाहें तो इस अपना क्लास का नाम लिख के डॉट लिखिए और उस मेथड को लिखिए, उस मेथड का नाम, उसमें क्या करिए, उस मेथड में अपना ऑब्जेक्ट पास कर दीजिए। देखिए मैंने यहाँ S4 पास किया है, एक ध्यान रखना, S4 डायरेक्ट पास कर दिया। यहाँ पहले क्या होता था, S4 यहाँ लिखते थे हम स्टूडेंट के स्थान पे S4 डॉट शो डेटा, और यहाँ हम लोग उसके पैरामीटर को लिखते थे। बात वही है, बस केवल घुमा के मैंने यही काम किया है। S4 का मतलब क्या है, S4 में सचिन 26 50,000 वैल्यू पास हुई है, तो समझ लीजिए कि वैल्यू यहाँ ही कॉपी हो जाएगी डायरेक्ट। ठीक, ये वैल्यू यहाँ आके S4 में, इसलिए तो इसका दूसरा तरीका है। बस यही मैंने आपको बताना चाहा कि मैं यहाँ क्लास नेम से भी उस मेथड को एक्सेस करना बता रहा हूँ, जिसमें ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं, वैल्यू तो पास ही कर रहे हैं इनडायरेक्ट, लेकिन एक दूसरे तरीके से, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कंसेप्ट क्लियर होगा और इसको रन करा के दिखा दें आपको, और इसको रन करा लेते हैं हम लोग। देखिए रन हो गया। तो जैसे 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, तो 4 बार ये आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है, सेल्फ ऑप्शनल मैंने ऐसे दिया था, तो इस तरह से आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। और फिर एक चीज़ और है इसमें, इसको आप हाँ, डिलीट एट्रीब्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने डेल का अभी यूज बताया था आपको, तो फिर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो डेल मेथड डिस्ट्रक्टर गेट्स कॉल ऑटोमेटिकली द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप, मतलब डेल मेथड तब कॉल हो जाएगा जब कोई आपका ऑब्जेक्ट जो है स्कोप के बाहर होगा। मेथड इज सिमिलर टू डिस्ट्रक्टर फंक्शन ऑफ C++, जैसे हम लोग C++ या जावा में हम लोग डिस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, सेम चीज़ें यहाँ भी है। डिलीट डबल अंडरस्कोर डिलीट लिख के डबल अंडरस्कोर लिख देंगे आप, एक फंक्शन टाइप कंस्ट्रक्टर टाइप ही बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। सेम चीज़ें यहाँ भी मैंने करके दिखाया है, डिस्ट्रक्टर को कॉल करके दिखाया है डिलीट में यहाँ, तो आप इसको कर लीजिएगा, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। और देखिए यहाँ मैंने डिलीट कर दिया था, तो ये चीज़ें नेम S1 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो S1 यहाँ डिफाइंड नहीं है, तो जो मैंने डिलीट कर दिया उस ऑब्जेक्ट को, तो कैसे डिफाइन होगा। एक्सेस द ऑब्जेक्ट द क्लास एट्रीब्यूट, सेम चीज़ें है, क्लास एट्रीब्यूट के ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने एक्सेस करने के लिए मैंने यहाँ एक वो किया था, प्रोग्राम बनाया था। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा इसको एक बार रन करा देता हूँ, तब भी मैं रन कराऊंगा। तो इसको कंट्रोल-V कंट्रोल-S करिए, आप इसको रन करा दीजिए। तो मैंने एक पर्सन बनाया था, पर्सन नाम का एक क्लास बनाया है, उसमें काउंट 0, तो मैंने काउंट 0 इसलिए रखा है कि काउंट
कभी कभी गार्बेज वैल्यू ले लेता है। गार्बेज वैल्यू का मतलब इनिशियलाइज होगा 2 या 3 से इनिशियलाइज हो जाएगा। कोई प्रोग्राम आपने बनाया है तो गार्बेज आपका कैशे में पड़ा हुआ है तो ये वैल्यू उठ जाती है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि आप पासवर्ड सेव रखते हैं तो आप जब भी ब्राउजर आप ओपन करते हैं तो पासवर्ड ऑटोमेटिकली एंटर हो जाता है। सेम चीज़ें यहाँ भी है। तो इसलिए ये डिक्लेयर करना जरूरी होता है कि उसको काउंट को किस तरह हम डिफाइन कर दें पहले से ही। तो डिफाइन हमने कर दिया और साइज और इस तरह से हमने वैल्यू ले लिया है। और आपको नंबर ऑफ पर्सन काउंट करना है तो इस तरह से हम प्रोग्राम बनाएंगे। और सेम चीज़ें हम वही है, मेथड को एक्सेस करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, तो नंबर ऑफ पर्सन टू नंबर ऑफ पर्सन टू, क्योंकि 2 ही पर्सन है तो 2 ही बार कॉल हुआ, इसका मतलब 2 बार हम उसको कॉल किए हैं। 2 पर्सन देखिए थे P1 P2, 2 बार कॉल किए हैं तो 2 बार ही आपका आउटपुट में वो काउंट शो होगा। तो मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट आपको सही से समझ में आ गया होगा। और अब आपको देखना है कि और एक्स्ट्रा आप क्या कर सकते हैं। और मैंने काफ़ी अच्छा आपको समझाया है। और इसमें दोनों में अब पूरा हो गया कंस्ट्रक्टर का पूरा कंसेप्ट, मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ा दिया है। तो मैं समझता हूँ कि कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप आसानी से पूछ सकते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड के बीच जरूर शेयर करिए, जिससे ऑल स्टूडेंट को इस चैनल का जो भी मटेरियल है उस मिल सके और उनको अभी लाभ हो सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।